हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में गॉस के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहतर ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक बार सभी दिशाओं से अपने दिमाग को हटाकर बोर्ड की तरफ आकर्षित करिएगा और देखिएगा इस वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है। इस वाली वीडियो में हम बेसिकली गॉस के द्वितीय प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय प्रयोग का मतलब यह होता है कि जो गॉस की प्रमेय एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात उससे भी रिलेटेड जो वैद्युत फ्लक्स है उसको ज्ञात करने के लिए बनाई गई, जो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर थी। उस गॉस की प्रमेय के अनेक उपयोग होते हैं, मतलब हम उस गॉस की प्रमेय को अनेक जगह इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसका उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। एक्चुअल में गॉस की प्रमेय का उपयोग तब किया जाता है जब कूलाम का नियम फेल हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है। जब हम कूलाम के नियम को वहां पर ना लगा पाए तो वहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग किया जाता है। इससे पहली वाली जो वीडियो है उस वीडियो में हमने गॉस के प्रथम अनुप्रयोग को पढ़ा था, जिसमें हमें एक अनंत लंबाई का एक समान चालक तार दे रखा था जिसके निकट हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था। इस वाली वीडियो और भी ज्यादा बेहतर खास बनने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट गॉस के अनुप्रयोग की दूसरी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुप्रयोग ज्यादातर से पॉइंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो इस वाली हेडिंग का नाम है, ये गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा वाला अनुप्रयोग है। इससे पहले वाले में गॉस के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग लिखवाया था गॉस प्रमेय का। इसमें क्या करेंगे हम, अनंत विस्तार की चालक प्लेट, अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस का जो गॉस की प्रमेय है उसकी दूसरा अनुप्रयोग है। ये अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट अनुप्रयोग है, मतलब एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसको वेरी इंपोर्टेंट भी डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास में एक आवेशित चालक प्लेट होती है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। उस आवेशित चालक प्लेट के कारण, जो आवेशित चालक प्लेट है उसके कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गॉस की प्रमेय लगाकर ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आवेशित चालक प्लेट बनाएंगे। मान लीजिएगा ये आवेशित चालक प्लेट है, ये आवेशित एक चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित है। पूरे पृष्ठ पर इसके पर जो प्लस क्यू आवेश को हमने एक समान रूप से आवेशित करवा दिया है, मतलब वितरित कर दिया है। अब मान लीजिएगा इस अगर प्लेट की बात करी जाए तो ये प्लेट आप एक तरीका से ऐसे मान सकते हैं, मतलब बहुत पतली प्लेट। कहने का मतलब, प्लेट का मतलब क्या होता है, एक प्लेट से, प्लेट मतलब बहुत पतली प्लेट। मतलब आप ये बोल सकते हैं जैसे ये एक प्लेट मान सकते हैं, मतलब इतनी सी प्लेट, ये प्लेट, और इसके इस पृष्ठ पर मान लीजिएगा पूरी तरह से, मतलब इस पूरे पृष्ठ पर पूरी तरह से एक समान
तरीका से Q आवेश को हमने वितरित कर रखा है। तो अब कहने का मतलब है कि इस वाली प्लेट मान लीजिए पतली प्लेट है और इसके कारण हमें यहां पर कोई बिंदु दे रखा है, उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पतली प्लेट है और यहां पर एक बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब एक बात सोचिएगा, अगर हम ये कहें कि इस प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब जैसे मैं हूं उदाहरण के तौर पे और कोई हमसे यूं कह दे कि तुमसे 5 किलोमीटर दूर पानी भरा हुआ है, तो हमारी टेंडेंसी जाएगी कि हमारे इधर भी 5 किलोमीटर हो सकता है पानी और पानी हमारा इधर भी 5 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि उसने जनरली बोला कि 5 किलोमीटर। तो अब उसने अगर यहां पर ऐसे बोल दिया कि प्लेट से r दूरी पर P बिंदु है, तो कहने का मतलब वो प्लेट से r दूरी पर है तो वो दोनों साइडों में हो सकता है, इधर भी और इधर भी। अब एक प्लेट से अगर हम r दूरी पर इधर चलें, उसी प्लेट से हम r दूरी पर इधर चलें, तो दूरी जब बराबर है तो दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बराबर ही आएगी। कहने का मतलब ये दोनों बिंदु जो हैं वो सममित बिंदु होंगे। तो आपको जब गॉस की प्रमेय लगानी होती है तो उससे पहले अपनी चतुराई इसमें दिखानी होती है कि जिन बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके लगा रहे हैं या ज्ञात कर रहे हैं, उसमें गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का खींचे, जिससे उसके प्रत्येक बिंदु पर जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है उस पृष्ठ के, अब मान लीजिएगा अब गॉसियन आकृति या पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ है हमारे पास में, उसमें भी अनेक पृष्ठ हो सकते हैं। अब उन पृष्ठों के मतलब जैसे मान लीजिएगा अगर हम यूं कहें कि एक इंसान है उसके 2 पृष्ठ हैं, मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे मान लीजिएगा, अब उन पृष्ठ मतलब एक मान लीजिएगा ये पृष्ठ और एक ये पीछे वाला पृष्ठ मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे ऐसे करके, तो उनके प्रत्येक बिंदु पर कैसे भी करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर होना चाहिए। एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास में ये एक चालक प्लेट है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये Q आवेश। इससे r दूरी पर इधर एक बिंदु मतलब P है, r दूरी पर या एक तरीका से आप बोल सकते हैं एक बिंदु P है। अब मान लीजिएगा इधर एक बिंदु P है, आप इधर भी इसी का सममित एक बिंदु P डैश मान सकते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर दिखाएगी, वो प्लेट इधर भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएगी भाई, क्योंकि उस पर एक समान आवेश मतलब एक समान रूप से ही तो आवेश वितरित है। कहने का मतलब जब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इधर भी इंड्यूस करेगी मतलब उत्पन्न करेगी, तो वो इधर भी तो उत्पन्न करेगी। तो कहने का मतलब बिंदु P इधर है तो उसी का सममित एक P डैश इधर मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा एक समय में वो 2 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करेगी, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तभी तो हमें टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ये तो आप समझ सकते हैं। कोई उसने ये बोला है कि चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो इधर भी उतनी दूरी पर एक बिंदु P है, उतनी इधर उत्पन्न कर रही है, तो वो उधर भी तो उतनी उत्पन्न करेगी। तो कहने का मतलब दोनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हमारे मन में ये आएगा कि अब इसमें हम क्या गॉसियन पृष्ठ खींचे, तो हम इसमें गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींच लें। क्यों? उसका एक रीजन भी होगा, देखिएगा। अगर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, मान लीजिएगा ये एक गॉसियन पृष्ठ हमने बेलनाकार खींच लिया, ऐसे ही ये हमने गॉसियन पृष्ठ पर ही ये बिंदु ले लिया और गॉसियन पृष्ठ पर ही ये बिंदु ले लिया। ये हमने 2 मतलब एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया बेलनाकार। अब मान लिया कि इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है टोटल वो A है। हमने ये चीज कंसीडर कर ली कि जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में कितना है, A है। अब एक बात सोचिएगा, ये हम चालक प्लेट ले रहे थे, तो अब इसके कारण अगर इसमें आवेश उत्पन्न होगा, मतलब जैसे इसमें आवेश हमने वितरित कर दिया, तो वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं मतलब वैद्युत बल रेखाएं जिन्हें बोलते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, तो जाहिर सी बात है इस प्लेट से बाहर की तरफ होगी, ऐसे करके जा रही होगी इधर साइड में। तो इधर साइड में ऐसे करके जा रही होगी, तो कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर साइड होगी, मतलब E, ये बोल सकते हैं। अब अगर इधर भी मतलब क्योंकि भाई प्लेट बहुत पतली है
प्लस आवेश पूरी प्लेट पर, मतलब प्लस क्यू आवेश पूरी प्लेट पर वितरित है, तो इधर उत्पन्न कर रही होगी तो इधर भी तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखाएं जो जा रही होंगी वो इधर डायरेक्शन में जा रही होंगी। कहने का मतलब इधर से इधर डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जा रही होंगी, ऐसे करके इससे निकलती हुई। ये आप मान सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ये अब एक बात सोचिएगा, अगर हम इस टोटल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की, देखो हमने इसे लेने से फायदा क्या हुआ, इसे लेने से यह फायदा हुआ कि अगर हम यहाँ पर, अगर हम किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, तो प्रत्येक बिंदु पर जो थीटा है ई, और यहाँ पर मान लीजिएगा हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मानेंगे क्योंकि हमें उस पर निकालनी है, तो वो छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया डीए। और क्षेत्रफल वेक्टर जब हम डीए मानेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब होता है जो क्षेत्रफल हमने माना है उससे बाहर की तरफ एक रेखा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाती है, मतलब डीए। अब एक बात बताइएगा, अगर हमने छोटा सा क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल तो ए है लेकिन हमने छोटा सा क्षेत्रफल माना है तो डीए हो गया, छोटा मतलब बहुत छोटा। अब उसका क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे तो वो बाहर की तरफ ही होगा। अब एक बात सोचो, ईवी इधर ही डायरेक्शन में और डीए की भी डायरेक्शन इधर ही, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो आप कहोगे 0। यहां तक तो क्लियर हो गई। अब बात आती है इधर साइड की, इस पर भी हम छोटा सा एक डीए मान लेंगे, मतलब ये भी हमारे पास में छोटा सा क्षेत्रफल डीए मान लिया। अब ये छोटा सा क्षेत्रफल डीए माना है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, डीए वेक्टर। अब यहां पर ईवी इधर और डीए भी इधर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हमारे पास में कहने का मतलब अगर डीए निकाल देंगे, डीए मतलब इस डीए का मतलब जो डीए है इसकी जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल का वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। भाई ये टोटल ए है और अगर हमने छोटे से का लेके डीए का अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल का निकल आया। ठीक प्रोसेस इस वाले पृष्ठ की बात करें तो इसमें छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया और उसका अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो इस टोटल पृष्ठ का निकल आया। अब बात आई एक पृष्ठ और दो पृष्ठ दोनों का निकल आया। अब बात रहती है केवल इस पृष्ठ की, क्योंकि हमने बेलनाकार माना है। तो अगर इस पृष्ठ पर भी हम एक बिंदु मान लें, मतलब ये हमने एक बिंदु मान लिया, मतलब ये हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही जाएगा प्लेट से, तो वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही हो गया इस वाले बिंदु के लिए, परंतु इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भाई बेलन हमारे पास में ऐसे करके है, उस पर बिंदु मान रहे हैं तो जिस बिंदु पर मानेंगे उसी से लंबवत बाहर की तरफ एक रेखा खींचेंगे। तो कहने का मतलब ई और डीए के बीच में जो एंगल है वो यहां पर 0 हो गया। अब देखो इसको P बोला, इसको P डैश बोला, तो P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और DA है उन दोनों के बीच में एंगल 0 है। और अगर बात करें P डैश पर तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और DA है उन दोनों के बीच में एंगल 0 है। और बात करते हैं यहां पर, मान लो इसे कोई और बिंदु बोल दीजिएगा, मान लो Q बोल दिया, तो Q पर जो है वो E और DA के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो आपने जो चीज इसमें मानी है पहले तो उसको कंसीडर करिएगा, मतलब लिखित में लिखिएगा कि क्या चीज आपने उसको माना है। तो देखो आपने माना क्या है, माना कि एक चालक प्लेट जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्लियर, एक समान रूप से वितरित है, इससे इसके बाहर किसी बिंदु P पर हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए इसके दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं जो P का सममित है, क्योंकि वो दोनों तरफ मतलब अपनी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो एक जगह तो P आपको दे ही रखा है जिस पर आपको निकालना है, तो दूसरी जगह P डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी दौरान वो दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है और दोनों की दूरी बराबर है, इसका मतलब दोनों सेम सेम। अब एक बात सोचिएगा, इसके लिए फिर हमने क्या किया, तब इसके लिए सर्वप्रथम हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। देखो अब एक चीज और समझिएगा, अगर हमारे पास में प्लेट है, उसका अपना एक क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल पर मतलब उसके एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हमने Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया। जब हम किसी प्लेट के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से Q आवेश को वितरित कर रहे हैं तो वहां से एक नई चीज जनरेट हो रही है जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। वो आपने मान लिया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर हम कोई Q आवेश या कोई भी आवेश एक समान रूप से वितरित कर रहे हैं तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश गया या उपस्थित है, वही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और वो हमने मान लिया सिग्मा। तो हमने माना के यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले देखो दोबारा से हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पास में एक चालक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से हमने वितरित कर दिया। उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, वो भी गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो उसके दूसरी तरफ हमने बिल्कुल उसी बिंदु के सममित एक अन्य बिंदु ले लिया, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकल आएगी। अब क्या है, उसके लिए हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। हमको सुटेबल गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लगा तो हमने बेलन के आकार का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जिसका क्षेत्रफल हमने a मान लिया। यहां तक तो आपको क्लियर बात हो गई। और हमने मान लिया कि उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। सिग्मा किसे कहते हैं, जब हम किसी पृष्ठ पर एक समान Q आवेश मतलब Q आवेश को एक समान रूप से वितरित करते हैं तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, वही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आई होप आपको बड़े प्यार से समझ में आया है। मैं जब तक के आगे बढ़ूं आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप मेरा यहां तक सहयोग दिया है, आप आगे भी इस डेरिवेशन को मन से समझना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डेरिवेशन आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब दोबारा से हम इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद में गॉसियन पृष्ठ माना। गॉसियन पृष्ठ मानने के बाद में हमने क्या किया कि उन सब की थ्योरी लिख दी। अब हमको निकालना वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो ये एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो इसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d∅1 मतलब छोटा सा वैद्युत फ्लक्स,
और यहाँ पर हो जाएगा d∅2 मान लीजिएगा दूसरा, और ये मान लीजिएगा ये तीसरा है d∅3। मतलब तीनों वैद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। मान लीजिएगा ये हमारे पास में यहाँ वाले का ये हो गया d∅2, यहाँ वाले का वैद्युत फ्लक्स जो यहाँ का होगा वो d∅1 है, और यहाँ का जो होगा वो d∅3 है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल d अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो तीनों का हमने वैद्युत फ्लक्स मान लिया। मान लीजिएगा पहले इसके कारण P बिंदु पर जो d फ्लक्स है वो d∅1 है, और जो P डैश बिंदु पर है वो d∅3 है, और जो P मतलब जो Q बिंदु पर है वो d∅2 है। तो हमारे पास में जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स वो क्या होगा, वो φe होगा, और φe किसके बराबर होगा, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 के बराबर, यही होगा। अब एक बात सोचिएगा, अगर हमें φe निकालना है तो d∅1 क्या है, ये कहने का मतलब P वाला, तो यहां पर E तो E है, तो ये हो जाएगा EDA cos थीटा, जहां थीटा इक्वल टू है 0 प्लस, अब बात आती है d∅2 की, तो ये बात है Q की, तो यहां पर क्या हो जाएगा EDA cos थीटा, और जहां थीटा इक्वल टू है 90 प्लस d∅3 की बात करें तो ये वाला आ गया, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा EDA cos थीटा, जहां थीटा इक्वल टू 0। अब एक बात बताइएगा, अब इन सभी वैल्यूओं को लगाएं तो φe बराबर cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा EDA cos 0 प्लस EDA cos 90, क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू 90, यहां पर फिर 0, तो EDA cos 0। अब एक बात सोचिएगा, cos 0 की वैल्यू 1 मतलब इसकी वैल्यू 1, इस cos 90 की वैल्यू 0 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0, इस cos 0 की वैल्यू 1 तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। अब अगर हम सॉल्व करें तो φe इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है तो EDA बचेगा, तो ये EDA। अब अगर यहां की बात करें cos 90 की वैल्यू 0, 0 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 0, मतलब इसको हटा दीजिएगा। cos 0 की वैल्यू 1 तो इसका मतलब ये हो जाएगा EDA। अब एक बात सोचिएगा, EDA और EDA तो आप कहोगे 2EDA, तो ये हो जाएगा φe इक्वल टू 2EDA। अब देखो E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको बाहर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2E और DA बचेगा केवल इंटीग्रेशन में। अब एक बात बताइएगा, DA का इंटीग्रेशन मतलब टोटल क्षेत्रफल, भाई DA मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, उसका कर दिया आपने इंटीग्रेशन, इसका मतलब टोटल क्षेत्रफल, और टोटल क्षेत्रफल आपने गॉसियन पृष्ठ का क्या माना है, A, तो इसका मतलब DA बराबर है टोटल A। ठीक है, अब ये A है आपके पास में, तो DA की जगह पे A लगाएंगे तो φe इक्वल टू 2EA, इसे समीकरण नंबर बोल दीजिएगा 1। ये हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो कुल फ्लक्स निकालेंगे तो पहले यहाँ का फ्लक्स है d∅1, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0। यहाँ का d∅2, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 90। यहाँ का d∅3, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0। सभी की वैल्यू पुट करी तो cos 0 की वैल्यू 1 तो EDA, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, तो इसको छोड़ दीजिएगा। cos 0 की वैल्यू 1 तो ये EDA और EDA तो आप कहोगे 2 EDA, भाई एक EDA और एक EDA, तो इसका मतलब 2 EDA, तो ये हो गया 2 EDA। E इसमें से बाहर निकल आएगा, तो अब हमारा अंदर DA बचा। अब एक बात सोचिएगा, अगर हमारे पास में एक छोटे से क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन, इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, और संपूर्ण क्षेत्रफल आपने कितना माना है A,
तो इसका मतलब इंटीग्रेशन dA बराबर a। अब फाई e इक्वल टू हो जाएगा 2EA। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई e इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर बन गया दूसरा। ये भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू, दोनों को बराबर रख दीजिएगा। तो आप कहोगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब एक बात सोचिएगा, यहां से हमें E की वैल्यू निकालनी है तो 2E को नीचे लाना पड़ेगा, तो 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट बराबर E। क्योंकि देखो E यही रहा, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, 2 नीचे आ गया, A नीचे आ गया, तो E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब जैसा कि आप जानते हो, पहले आप इसका एक तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैंने थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं जिससे आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। तो देखिएगा, E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि आप जानते हो, E बराबर Q अपॉन A को एक पास रख लीजिएगा और ये बचा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम जानते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो कहने का मतलब Q अपॉन A की जगह पर हम सिग्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि Q अपॉन A की वैल्यू सिग्मा के बराबर होती है, सिग्मा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1, तो सिग्मा की 1 में करें तो सिग्मा ही अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ गई वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो आप ये जान सकते हैं कि जब हमारे पास में कोई आवेशित चालक प्लेट है जिस पर Q आवेश उपस्थित है, अगर उसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करवाए तो आप ये कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। आपको यदि ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिल सके, एक सहारा मिल सके, मुझे ये लगे कि हाँ साहब मेरी वीडियो का भी आप लोग इंतजार करते हैं ताकि मैं और वीडियो लाऊं। तो थैंक यू।